चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं और क्विकली करते हैं कि हमारे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। चैप्टर 2 में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या कहती थी कि कोई भी ऐसे जनरल गाइडलाइन जो हमारे मैनेजर्स को क्या करती हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल आप अगर फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट जो है एक बेटर तरीके से मिलते हैं। दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारे पास आता है कि इसके फीचर्स के बारे में, कि फीचर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर क्या होता है। इसमें हमारे पास पॉइंट्स आए थे, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस हैं, ये कॉन्टीजेंट हैं और ये फ्लेक्सिबल हैं। जनरल गाइडलाइन का मतलब आप इसको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितने प्रिंसिपल बने हैं वो कैसे बने, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बने, कोई थ्रू आउट नाइट नहीं बन गए। ये कॉन्टीजेंट हैं, आप सिचुएशन बेस पे इसको चेंज भी कर सकते हो। और ये फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको सेम तरीके से अप्लाई करो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस प्रिंसिपल को इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। बाकी फीचर्स की बात करें तो और फीचर्स क्या आते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में इनका प्रिंसिपल एक ही तरीके से अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री अलग होने से प्रिंसिपल बदल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कॉज एंड इफेक्ट बेस पे है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम ये चाहते हैं कि हम कौन सा कदम उठाते हैं और हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम क्या चेक करते हैं, हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना चाहते हैं, हम उसके रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल, इस तरीके के फीचर्स की बात हम कर रहे हैं कि ये फीचर्स है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। फिर हमारे पास टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस, या इसको आप इम्पॉर्टेंस बोल सकते हो। एक यही टॉपिक है हमारे पास 12th की बीएसटी में जहाँ पे सिग्निफिकेंस वर्ड यूज़ हुआ है, बाकी जगह इंपॉर्टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें यूज़फुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ऑप्टिमम रिसोर्स को यूज़ करना सिखाते हैं, इनसे हम साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं, राइट। और इनसे हम क्या करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने बदलाव आ रहे हैं, जो रैपिडली हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, उससे हम फाइट करना सीखते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करनी है। जैसे अभी आप देख ही रहे हो, कोविड-19 में कई सारे बिजनेस को क्या करना पड़ा, अपने एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए डिसीजन लेना पड़ा। तो इसके हमारे अंदर ये वाला पॉइंट हुआ कि जो एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। फिफ्थ हमारे पास आता है, हम इससे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें साथ साथ क्या करना होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना होता है। ये हमारे पास हुए 6। हमारे पास इसका फीचर क्या, इंपॉर्टेंस क्या आता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। जैसे हम ट्रेनिंग जो देते हैं वो कैसी होती है, या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है जब हम प्रिंसिपल के थ्रू काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल, हमारे पास कितने प्रिंसिपल हैं। हम 2 प्रिंसिपल की बात करें, 2 लोगों के, एक हेनरी फ्योल और एक FW टेलर। तो हेनरी फ्योल के हमारे पास कितने प्रिंसिपल हैं, इन्होंने फ्योल, F फॉर फ्योल, 14 प्रिंसिपल याद करने हैं। इन्होंने पहले सिंपल बोला है, डिवीजन ऑफ वर्क कर लीजिए, आप काम को बांट लीजिए और काम को ऐसे बांटिए कि जो जिसमें निपुण है, जो जिस काम को एक्सपर्ट तरीके से करता है उसी को वो काम दीजिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्योल कहते हैं कि ना तो किसी को ज़्यादा ऑथराइज करो और ना ज़्यादा किसी को रिस्पॉन्सिबल करो, ऑप्टिमम बैलेंस करो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ओबीडियंस मेंटेन होना चाहिए और उस ओबीडियंस के बेस पे हमें काम करना चाहिए। फिर दो प्रिंसिपल एक साथ हमें पढ़ने होते हैं, एक है यूनिटी ऑफ कमांड और एक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही पर्सन गाइड करे, मल्टीपल उसको कमांड ना मिले। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन में भी यही कहा जा रहा है कि एक टाइम में आपका एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते। या तो आप प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हैं, समाज सेवा के लिए, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। उसके बाद 6 हमारे पास क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये अच्छा प्रिंसिपल है, क्योंकि ये नाम से नहीं पता कर पाओगे आप। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अगर कभी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात आई कि कौन किससे बेटर है, तो हम ये चूज़ करेंगे कंपनी का इंटरेस्ट पहले, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बाद में, यानी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस हम बाद में देंगे।
रेमुनेशन टू एम्प्लॉय में फ्यूल कहते हैं कि आप ना तो एम्प्लॉय को ज़्यादा तनख्वाह दो कि कंपनी का नुकसान हो, ना इतना कम दो कि उसकी जीवन शैली खराब हो जाए। तो ऑप्टिमम जस्ट एंड इक्विटेबल वेजेस आप उसको दो। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रित तरीके से काम करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट ना करना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास स्केलर चेन। स्केलर चेन को समझने के लिए हमें डायग्राम एग्जाम में पता होना चाहिए, और डायग्राम हम बनाएंगे किस तरीके से, ए का शेप में हमारा बनेगा। और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें डायग्राम अगर हमें पता है तभी हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम कंपलसरी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप इस चेन को नहीं तोड़ सकते, आपको क्या करना है, अपने लेवल के पर्सन से कम्युनिकेट करना है। आप डायगनली या अपने अपर लेवल के पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि अथॉरिटी अलाउ नहीं करती। यह है स्केलर चेन। लेकिन इसी प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कहता है कि भैया अगर इमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो, लैक ऑफ टाइम हो और अर्जेंट डिसीजन लेना है तो सेम लेवल के एम्प्लॉय को बात करने देंगे हम, सेम लेवल के, डायगनल नहीं, सेम लेवल के, राइट। तो ये स्केलर चेन आ गया। यानी प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर एक एक्सेप्शन है जो अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं उनको आप मिनिमम टाइम दो, परफॉर्म करने का टाइम दो। ये नहीं उनको आपने कुछ दिन काम दिया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आप उनको ट्रांसफर प्रमोशन में लग गए, नहीं, स्टेबल होना चाहिए, उनको परफॉर्म करने का टाइम दो। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है, हर चीज़ हर जगह पे सही जगह पे होनी चाहिए, ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इक्विटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ एनी रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ, नेशनलिटी, सेक्स, कास्ट। किसी के बेस में डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में अगर आप करेंगे तो आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, जिससे आपकी कंपनी बंद होने का गार पे आ जाएगी। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करो कि वो पहला कदम आपके बोलने से पहले ही उठाए। जैसे मान लीजिए टीचर है, पढ़ाता है, तो टीचर को ना कहना पड़े कि आप टेस्ट दो, स्टूडेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सर हमारा टॉपिक तैयार है, आप हमारा टेस्ट ले लो। ये इनिशिएटिव है। एक और प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपको काम कैसे करना ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एकता बना के रखनी है, कोई थर्ड पर्सन आपकी एकता को तोड़ने का प्रयास ना करे, वरना उससे क्या होगा, हमारी कंपनी की स्पिरिट डैमेज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े वो जनरल प्रिंसिपल थे। अब हम जो FW टेलर के प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक का मतलब होता है जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं वो एक्सपेरिमेंट करके दिए हैं, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों पर रिसर्च किया, फिर उन्होंने जो है प्रिंसिपल डिराइव किए। तो टेलर की बात करें तो टेलर के हमारे पास प्रिंसिपल भी हैं और उनकी टेक्निक भी हैं। तो सबसे पहले हम टेलर के प्रिंसिपल देखते हैं। इसका मैंने कोड बताया था, नॉट डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट। अब नॉट कहाँ लग रहा है, एक लग रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एक लग रहा है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, एक कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में क्या लगा, डेवलपमेंट, राइट। अब इस प्रिंसिपल में देखो क्या करें, चलो पहला प्रिंसिपल देखते हैं। पहला प्रिंसिपल कहते हैं टेलर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक तरीके को अडॉप्ट करो, जो ट्रेडिशनल तरीका आ रहा है, जो आप बाई चांस तरीके से करके और रिजल्ट अच्छा ले आते हो, उसको रिप्लेस करो। यानी एक ऐसा तरीका डेवलप करो जिससे आपको हर बार रिजल्ट बेस्ट मिले, दैट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। ट्रेडिशनल तरीके को नहीं अडॉप्ट करो। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, है ना। डिस्कार्ड का मतलब है आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तो हम एक दूसरे की वैल्यू को समझें, किस दूसरे की, मैनेजमेंट वर्कर की वैल्यू को और वर्कर मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इसी का एक्सटेंशन है, यानी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का ही एक्सटेंशन है। ये इसी के आगे बात करता है कि मैनेजमेंट को करना चाहिए, वर्कर को सपोर्ट और वर्कर को मैनेजमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉपरेट करना एक दूसरे के काम में, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना कि मेरा काम हो गया अब उसके काम से मुझे मतलब नहीं है। ये कॉपरेशन हमने एक चैप्टर 1 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन, ये वहीं से मिला है कि अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे दूसरे की एक्टिविटी में तो हमें हमारे रिजल्ट ठीक नहीं मिलेंगे।
फोर है हमारे पास प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको सिर्फ एम्प्लॉय से काम नहीं लेना, उसका विकास करना है। उसका विकास कैसे होगा? जब आप ये जान जाओगे कि उसका डेवलपमेंट से हमारा बेनिफिट है। उसका डेवलपमेंट कब होगा? जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको हम अच्छा सैलरी पैकेज देंगे, उसको हम मोटिवेशन करेंगे और उसके मन में ये चीज़ ना आए कि हमें दूसरी कंपनी में जाना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक टेलर्स ऑफ टेक्निक। साइंटिफिक टेलर में टेलर ने 4 टेक्निक दी है, लेकिन एक मेथड स्टडी है, उसके अंदर कई सारे हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक में क्या कहते हैं टेलर। टेलर सबसे पहले कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका हम डायग्राम देखेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप में जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फेयोल ने दिया था, ऐसे टेलर ने क्या किया है, फंक्शनल फोरमैनशिप। आप अकेले काम का बर्डन ना लेके टीम में करो और टीम को बांट के काम करो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर टेलर कहते हैं, टेक्निक देते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन से काम करो, सिंप्लीफिकेशन पे काम करो। आपके काम करने का तरीका तो स्टैंडर्ड हो ही, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ना हो, क्या हो, सिंपल हो। जैसे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, क्वालिटी पढ़ाते हैं, लेकिन मुश्किल तरीके से नहीं पढ़ाते कि बच्चों के मन में डर बैठ जाए। तो स्टैंडर्ड भी हो, सिंपल भी हो। उसके बाद हमारे पास आती हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर हमारे पास आती हैं कई सारी स्टडी, जैसे कि वर्क स्टडी हमारी हेडिंग है और उसके अंदर 4 हमें प्रिंसिपल देखने होते हैं। एक मेथड स्टडी, एक मेथड को चूज़ करो जो बेस्ट हो, उसी को आप अप्लाई करो। मोशन स्टडी, जो इफेक्टिव मोशन है, इनइफेक्टिव, जिससे आप काम कुछ नहीं कर रहे, बस टाइम पास कर रहे हो, उनको मिनिमाइज़ करो। एक टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी किस पे बात करती है कि हर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए कि स्टॉप वॉच का यूज़ करना चाहिए कि मैंने कोई काम कब शुरू किया, कब एंड किया, मेरी एफिशिएंसी कब है। एक फटीग स्टडी है। फटीग स्टडी कहती है कि वर्कर को क्या करना चाहिए। वर्कर को जब आप देखो कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है तो हमें उसको रेस्ट देना चाहिए। ये है फटीग स्टडी। कंटिन्यूसली आप वर्कर से काम ले भी लोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी क्योंकि वो टायर्ड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जिस तरीके से फ्यूल कहते थे सबको इक्वल सैलरी दो, यहाँ पे टेलर दूसरी बात करते हैं। टेलर कहते हैं कि जो जैसा परफॉर्म कर रहा है उसको उस तरीके से तनख्वाह दो। अगर जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बोनस दो, इंसेंटिव दो। तो ये आज बोनस इंसेंटिव हर कंपनी में चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शनल फोरमैनशिप का हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम क्या कहता है इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन में इस डायग्राम को बनाना पड़ सकता है। मैंने कहा था काम को एक साथ मत लो, यानी फैक्ट्री मैनेजर को हम क्या कह रहे हैं कि तुम सारा बर्डन मत लो। फैक्ट्री मैनेजर को हमने बोला कि आप काम को कैसे बांटो, आप अपने अंदर 2 टीम ले लो, एक प्लानिंग इंचार्ज ले लो और एक प्रोडक्शन इंचार्ज ले लो। और प्लानिंग इंचार्ज के अंदर फिर 4 लोगों को बांट दिया गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज को हमने फिर बोला कि आप अपने अंदर 4 लोग ले लो, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो इंस्टीड हैंडलिंग फुल वर्क बाय द फैक्ट्री मैनेजर, टीम हैज़ बीन डिवाइडेड। अब टीम के अंदर जिसको जो काम दिया है वो वर्कर से काम कराएगा और उसकी रिपोर्टिंग करेगा। दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास सबके फंक्शन आ जाते हैं कि कौन क्या करेगा। तो कौन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। रूट क्लर्क क्या करेगा, रूट बताएगा किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। टाइम एंड कॉस्ट, टाइम को बताएगा हमारा टाइम के हिसाब से कितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। दूसरी जो कैटेगरी थी वो स्पीड बॉस क्या करेगा, ये चेक करेगा कि काम स्पीड से हो रहा है, एक्यूरेटली हो रहा है या नहीं हो रहा। गैंग बॉस क्या करेगा, सारे मशीन टूल्स को रेडी करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, गैंग बॉस नाम से लगता है बट इसका अंदर जो वर्क है वो डिफरेंट है। तो गैंग बॉस क्या करता है, कीपिंग मशीन एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर, यानी काम से पहले ही टूल्स रेडी रहें। रिपेयर बॉस क्या करेगा, अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है टाइमली जल्दी रिपेयर हो जाए। और इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो बन के तैयार हो रहा है सामान उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेगा। क्लियर? लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक आता है और वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल और टेलर। राइट? तो क्या कहता है ये टॉपिक हेनरी फ्यूल और टेलर के डिफरेंस में। भैया जो हेनरी फ्यूल थे वो क्या थे, प्रैक्टिशनर थे, है ना। और टेलर कौन थे, साइंटिस्ट थे। कैसे इन्होंने बनाए हैं प्रिंसिपल, इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे बनाए हैं, इन्होंने बाय ऑब्जर्वेशन बनाए हैं। पर्सपेक्टिव क्या है, जो हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल बनाया है वो टॉप लेवल के लिए है और जो एफडब्ल्यू टेलर ने बनाया है वो शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल के लिए, फैक्ट्री लेवल वालों के लिए प्रिंसिपल बनाए। राइट? उसके बाद एप्लीकेबिलिटी किसकी है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और एफडब्ल्यू टेलर के स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही अप्लाई हो सकते हैं। फोकस किस पे किया गया है, हेनरी फ्यूल कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट मैं चाहता हूँ
और जो टेलर है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। लास्ट में क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, जनरल थ्योरी है फ्यूल की, है ना, और उनकी क्या है, साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? बस, तो ये हमारा एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। एक बार रिवीजन करने के बाद जब हम केस स्टडी करते हैं तो हमें जो है थोड़ा सा सिंप्लिसिटी होती है। केस स्टडी देखने में बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हमारा कंटेंट क्लियर है, चैप्टर में कमांड है, टॉपिक में हम जल्दी पता लगा लेते हैं, तो हम केस स्टडी का आंसर दे देंगे कि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको चैप्टर में कमांड नहीं है, टॉपिक कोई मिस कर दिया एग्जाम से पहले, तो प्रॉब्लम होगी, राइट।